क्या कभी आपने इतनी बड़ी पत्तियों वाला मनी प्लांट जिसकी जड़ें बिल्कुल दीवार से चिपकी हुई होती है, क्या इसकी कटिंग आपने कभी लगाई है? क्या इसे प्रोपोगेट पहले किया है? आज हम जानेंगे कि इसे प्रोपोगेट कैसे किया जाना चाहिए, इसके कटिंग लगाने का सही और सरल तरीका क्या है, और जानेंगे इसे शिफ्ट कैसे किया जाना चाहिए ताकि ये शिफ्टिंग के बाद मरे नहीं। आपने इससे पहले कई तरह के मनी प्लांट की वैरायटी ग्रो की होगी, जैसे कि गोल्डन, एंजॉय, मार्बल, सैटिन फोतोस और कई सारे। लेकिन ये ग्रीन बिग लीफ वाला मनी प्लांट की वैरायटी अलग है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ये रेगुलर मनी प्लांट है और कुछ फर्टिलाइजेशन की वजह से इसकी पत्तियां बड़ी हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस पौधे का साइंटिफिक नेम एपीप्रेमनम ओरियम है। ये पौधा अधिकतर जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अधिकतर ये पौधा उन रेन फॉरेस्ट को बिलोंग करता है जहाँ पे ये पेड़ों पे अपनी एरियल रूट के सहायता से चढ़कर उनसे न्यूट्रिशन लेता है, जिससे इसकी पत्तियाँ काफ़ी बड़ी और टहनियाँ काफ़ी मोटी होती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ छोटे छोटे केयर टिप्स भी शेयर करूँगी जो आपको प्रोपोगेशन करते टाइम फॉलो करने हैं ताकि आपकी कटिंग भी सही से लग पाए। पहले तो आप जो भी कटिंग टूल लोगे, प्रूनर, कटर, उसे अच्छे से सैनिटाइज करना है या आप उसे साफ पानी से अच्छे से वॉश कर ले ताकि आपका प्लांट भी ना ख़राब हो और आपको हेल्दी कटिंग मिले। यहाँ मैंने हस्बैंड को कहकर चाकू की सहायता से इसकी कटिंग ले ली। ये प्लांट क्योंकि हमारे घर नहीं था, गली में ही मुझे इसका पेड़ दिख गया और मैं खुद को रोक नहीं पाई, और जो आंटी थी उनसे परमिशन लेके मैंने इनकी कटिंग ले ही ली। यहाँ पे मुझे भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये कटिंग मैंने पूछ के ली थी, ना कि चुरा के। आजकल तो दिमाग में भी यही चलता है कि अगर किसी के हाथ में कटिंग दिख जाए तो ज़रूर शक जाता है कि ये कटिंग चोरी करके ही लाए होंगे। मजाक कर रही थी, लेकिन आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा आपका डाउट क्लियर कर दूँ। कटिंग में अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही होगी साइड से, ये जो निकल रहे हैं धागों की तरह, इसे आपको हटा देना है। और अगर नोड एरिया पर भी पत्ता होगा, यानी कि आपको ऊपर के साइड दिखाई दे रहा होगा, उसे भी आपको हटाना है। सिर्फ नोड एरिया यानी कि पत्ते का निचला हिस्सा, उसी को आपको पानी में लगाना है। पत्तों के साथ अगर आप लगाओगे तो ये कटिंग गलने का खतरा रहता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं गाँव आई थी तो यहाँ पे कंटेनर बिल्कुल नहीं थे, तो जो भी मुझे प्लास्टिक की बॉटल्स दिख रही थी जिनका कोई यूज़ नहीं था, मैं उनको कट करके उसी में ही कटिंग ग्रो कर रही थी। इससे पहले वीडियो में भी आपने देखा होगा, गुड़हल की कटिंग के लिए भी मैंने यही यूज़ किया। बोतल को हाफ कट करके उसमें बिल्कुल हाफ पानी ही भरा है कि जितनी नोड एरिया उसमें चला जाए। कटिंग का वेट काफ़ी ज़्यादा था और इस कंटेनर का वेट बिल्कुल कम था, जिससे ये बैलेंस नहीं हो पा रहा था। तो मैंने इसे एक गमले के सहारे रख दिया ताकि ये गिरे नहीं। अगर आप कोई बड़ी कटिंग लगा रहे हो जिसका वेट बहुत ज़्यादा हो तो बड़ा कंटेनर ले ताकि वो बैलेंस रह पाए और कटिंग ज़्यादा गिरे नहीं। अब ये कटिंग ट्रैवल भी कर रही थी गांव से शहर तक। जिस दिन मैंने कटिंग लगाई उसके 2-3 दिन बाद ही मुझे शहर वापस आना पड़ा, तो इसीलिए मैंने इसी तरह इसे अपने साथ लेकर आई। कुछ दिन बाद इसकी पत्तियाँ पीली हो गई तो इसका इन्वायरमेंट चेंज हो गया, पानी चेंज हो गया, और ऊपर से इस कटिंग में जड़ें भी नहीं थी जिससे ये पत्तियों को न्यूट्रिशन दे पाए। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ जब भी कटिंग लगाए, अगर एक्स्ट्रा पत्तियाँ होगी, अगर बड़ी होगी तो उसे हटा दीजिए क्योंकि वो किसी भी काम की नहीं है। देखते इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। पत्तियाँ पीली देखकर आपको ज़रूर पहले ये लगा होगा कि ये कटिंग गल गई या ख़राब हो गई। अगर आप कटिंग मिट्टी में लगाते तो डेफिनेटली आप इसे निकाल के ज़रूर देखते कहीं कटिंग गल नहीं गई, क्योंकि अक्सर ये साइन होता है, अगर पत्तियाँ झट से पीली हो जाए तो कटिंग नीचे से गल जाती है। लेकिन इसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप छोटे छोटे स्प्राउट्स देख सकते हो, स्प्राउट्स जहाँ से रूट्स बनेगी। पानी में कटिंग लगाने का ये फ़ायदा भी है कि आप डे बाय डे इसकी प्रोग्रेस देख सकते हो, इसमें जड़ें बनते हुए देख सकते हो। लेकिन मिट्टी में ये चीज़ आप नहीं कर सकते, इसलिए कई बार हमें पेशेंस नहीं होते हैं। मिट्टी में अगर हम कटिंग लगाते हैं तो बार बार हम निकाल के देखते हैं, जिससे हमारी कटिंग ख़राब हो जाती है। इसलिए जो कटिंग पानी में लग सके उसे पानी में ही लगाओ। अगर मिट्टी में लगाते हो तो बार बार निकाल के चेक ना करें, उसको रूट आने में, उसकी पत्तियाँ ग्रो होने में उसे टाइम दे। अभी मैंने इसकी पत्तियाँ हटा दी क्योंकि ये किसी भी काम की नहीं थी। बड़ा कंटेनर होने के बावजूद भी आप देख सकते हो मैंने उतना ही पानी लिया है जितना कि उसमें नोडेरिया चला जाए, यानी कि जो निचला हिस्सा था। पत्तियों का पार्ट ऊपर का नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये गल जाएगा। कुछ ही दिनों में इसमें नई पत्ती आना स्टार्ट हो गई
और जहाँ से हमने पत्तियाँ कट करी थी वो तो स्टेम पूरी ब्राउन हो चुकी थी, मतलब ये किसी भी काम की नहीं थी। तो इसे मैं रिमूव करूँगी और इसकी जड़ें भी आप देख सकते हो कितने अच्छे से बनी है, लेकिन नीचे से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये कटिंग अभी गलने ही वाली है या गल चुकी है। लेकिन इसका रूटिंग सिस्टम इतने अच्छे से डेवलप हुआ है, इसकी जड़ें इतनी मजबूत बनी है कि अब इस कटिंग को कुछ नहीं होगा। और ये प्रोग्रेस देखते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब भी आप पानी में कटिंग लगाए, हफ्ते में एक बार कम से कम उसका पानी ज़रूर चेंज कर ले। नीचे से आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा सा फंगल लगना स्टार्ट हुआ था, इसलिए समय समय पर अपनी कटिंग भी चेक करते रहे ताकि आप उसे रिमूव कर पाए। इसे मैंने साफ़ कर लिया और फ्रेश वाटर से फिर से मैंने इसे धो लिया ताकि ये फंगल जड़ों में ना फैले और कटिंग भी हेल्दी रहे। अब ये जो ब्राउन स्टेम थे ये भी हटाना ज़रूरी था क्योंकि ये अभी किसी भी काम के नहीं थे। पत्ते हटाने के बाद अब सही समय आ गया था इसे मिट्टी में शिफ्ट करने का, क्योंकि अगर इसकी जड़ें ज़्यादा दिन तक पानी में रही और फिर हमने इसे मिट्टी में ट्रांसप्लांट किया तो वो मर जाएगी। जड़ों को ज़्यादा पानी की आदत नहीं होनी चाहिए। उसकी जब 3-4 इंच की जड़ें बढ़ जाए तो आप उसे मिट्टी में शिफ्ट कर दें। अब इसकी अच्छी और हेल्दी ग्रोथ के लिए यहाँ पे मैंने सॉइल मिक्स लिया है और इसमें लिया है मैंने गार्डन सॉइल, कोकोपीट, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और इसमें परलाइट और थोड़ी मात्रा में सैंड पहले से मिली हुई थी। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। इसके परसेंटेज मैं स्क्रीन पे शो कर दूँगी। इसमें आप फंजीसाइड मिला सकते हो ताकि मिट्टी में कोई फंगस ना लगे। यहाँ मैंने 8 इंच का मिट्टी का गमला लिया है और इसमें नीचे से ड्रेनेज होल ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप जब भी किसी कटिंग को या किसी पौधे को ट्रांसप्लांट करें, गमले में ड्रेनेज होल ज़रूर बना लें ताकि एक्स्ट्रा पानी छेद में से बाहर आ जाए। अगर जड़ों में ज़्यादा देर तक पानी रुका रहा तो इसकी जड़ें सड़ने लगती है और फिर फंगस लगता है जिससे आपका पौधा ख़राब हो जाता है। साइड साइड से थोड़ी मिट्टी हटाइए और बस प्लांट को इस तरह से आपको शिफ्ट करना है। इसकी जड़ें गहरी नहीं जानी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो जड़ें सफोकेट हो सकती है और पौधा ख़राब हो सकता है। अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड करने के लिए मैं सादे पानी की बजाय इसमें एक लिक्विड ऐड करूँगी। जब भी हम रात में बादाम भिगोते हैं उसमें जो सुबह पानी बच जाता है जिसे हम फेंक देते हैं, तो उसे आपको कभी भी फेंकना नहीं है। आप किसी भी प्लांट में डायरेक्टली दे सकते हो या फिर इस तरह से पानी में घोल के भी आप दे सकते हो। जो भी पानी बच जाता है उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन और विटामिन ए होता है, जो बहुत ही अच्छा सोर्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में काफ़ी अच्छी मदद मिलती है और प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करता है। यह सारी कमियों को पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन फेंकने से अच्छा है आप इसे अपने किसी भी पौधे में दे दें। कम से कम आपकी मिट्टी काफ़ी हेल्दी बनी रहेगी और आपको बार बार फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिफ्टिंग के बाद पौधे को अच्छे से पानी दे दे, इतना पानी दे कि ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए ताकि नीचे मिट्टी तक पानी पहुंच जाए। कभी कभी होता है कि अगर सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा करके पानी देते हैं तो वह बस ऊपर की जड़ों तक पहुंचता है और नीचे की मिट्टी कॉम्पैक्ट होती जाती है, यानी कि हार्ड होती जाती है। इसलिए आपको एक ही बार में पानी अच्छे से दे देना है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आपको ऊपर से 2-3 इंच की मिट्टी सूखी दिखे तब पानी दें। शिफ्टिंग के 21वें दिन बाद आप देख सकते हो प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से इसकी प्रोग्रेस है। इसमें जो पत्ती आई है वो कितनी शाइनी, कितनी चमकदार और कितनी सुंदर है और उसमें वेरिगेशन भी है। इस प्लांट को मैंने इनडायरेक्ट लाइट में रखा है। अगर आप छनी हुई धूप इसे दोगे या सुबह की 2-3 घंटे की धूप या फिर शाम की 2-3 घंटे की धूप इस पौधे को अगर देंगे तो ये काफ़ी खुल के आएगा और इसकी ग्रोथ भी तेज़ी से होगी। अगर कम रोशनी में रखते हो तो इसकी पत्तियां भी छोटी आती है। ये काफ़ी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है क्योंकि इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी है। तो आप इसे इंडोर भी डेकोर कर सकते हो जहाँ पे इसे छनी हुई धूप मिल जाए, यानी कि विंडो के पास, लिविंग रूम में। 21 दिन हो चुके हैं, अब टाइम था इसकी अच्छे से गुड़ाई करने का और इसे एक फर्टिलाइज़र देने का। अभी इस प्लांट का ग्रोइंग सीज़न है, यानी कि ये प्लांट एक्टिवली ग्रो कर रहा है। अगर मैं इस समय इसमें फर्टिलाइज़र देती हूँ तो ये उसको काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करेगा और काफ़ी तेज़ी से भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं अच्छे से गुड़ाई करूँगी। फिर यहाँ मैंने लिया वर्मी कंपोस्ट, जो एक ऑर्गेनिक खाद है। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में एनपीके पाया जाता है और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी अवेलेबल होते हैं।
अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप सड़े हुए गोबर की खाद भी ले सकते हैं। सेकंड चीज़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ कोकोपीट। कोकोपीट नारियल के छिलकों को प्रोसेस करके कंप्रेस्ड फॉर्म में बनाया जाता है, जिसे हम पानी में डाइल्यूट करके फिर एक्स्ट्रा पानी हटा के उसको मिट्टी के साथ मिलाते हैं। ये एक बहुत अच्छा सोर्स है मॉइस्चर रिटेन करने का। अभी गर्मियों का सीज़न है, तो अगर हम इसे मिट्टी में ऐड करते हैं तो मिट्टी जल्दी सूखेगी नहीं, ड्राई नहीं होगी और आपको बार पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों को अच्छे से मिला देना है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं हो तो आप इसकी जगह राइस हस्क ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मॉइस्चर रिटेन करता है। जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र या कोकोपीट ऐड करें, ध्यान रखना है कि मिट्टी सूखी होनी चाहिए ऊपर से 3-4 इंच की। फिर आप ऊपर की मिट्टी हटा लें। एक पार्ट आपको मिट्टी का ऊपर से हटा लेना है। जड़ों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। बस 1 से 2 इंच की मिट्टी इस तरह से आप साइड साइड कर दें और ये जो मिश्रण बनाया है ये उसमें दबा दें। आप इस तरह से साइड साइड से गमले के पूरी ओर ये मिश्रण को मिला दें और फिर मिट्टी से ढक दें। कंपोस्ट को अंदर दबाना इसलिए ज़रूरी है, अगर ये ऊपर रहेगा तो इसमें फंगस लगने का खतरा होता है, इसलिए हम इसे मिट्टी से दबा देते हैं। वर्मी कंपोस्ट या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होते हैं, तो ये धीरे धीरे अपना असर छोड़ते हैं, लेकिन इससे पौधों को कोई हानि नहीं होती है और पौधे भी अच्छे से ग्रो करते हैं और मिट्टी भी आपकी हेल्दी रहती है। इसलिए कोशिश करें जब भी कोई फर्टिलाइज़र ऐड करें ऑर्गेनिक ही दे और कम मात्रा में दे। अगर आपको कंपोस्ट की मात्रा समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि अधिकतर हमारे पौधे जो होते हैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र से ख़राब होते हैं, ना कि कम। अगली जो चीज़ आप देख रहे हो ये है एप्सम सॉल्ट। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम और सल्फर पाया जाता है, जो प्लांट के कलर को मेंटेन करता है, उसे बुशी बनाने में सहायता करता है। इससे क्लोरोफिल के प्रोडक्शन में भी प्लांट को सहायता होती है, जिससे प्लांट अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और इनकी ग्रोथ तेज़ी से होती है। जब आप प्लांट रिपोर्ट करते हैं तब भी आप उसे ट्रांसप्लांट शॉक से बचाने के लिए एप्सम सॉल्ट का उपयोग कर सकते हैं। अगर एप्सम सॉल्ट आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे आप 2 तरीके से दे सकते हैं, या तो इस तरीके से आप प्लांट के चारों साइड से मिट्टी से उसे ढक दें, या फिर आप इसे 1/4 टेबलस्पून लेकर पानी में डाइल्यूट करके भी दे सकते हैं। जब मैंने गुड़हल की रिपोर्टिंग की थी पिछले वीडियो में, उसमें मैंने ट्रांसप्लांट के दौरान दिया था, जिससे प्लांट अभी भी काफ़ी हेल्दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सारी चीज़ें देने के बाद इसमें आपको अच्छे से पानी दे देना है। ध्यान रहे इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको इसमें डेली या बार बार पानी नहीं देना है। जब ऊपर से 2-3 इंच की मिट्टी सूख जाए तभी इससे पानी दे। जानकारी यूज़फुल लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।